अब लगभग कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग विधायिका संबंधी उपबंधों की समापन की ओर है। विधायिका संबंधी उपबंधों के समापन की ओर है, मीनिंग देयर बाय विधायिका से संबंधित जितने आर्टिकल्स हैं लगभग सब पर बात हो गई। अब केवल 120, 121 और 122 ये 3 अनुच्छेद बचे जो विधायिका से सीधे सीधे संबंधित है, और जिनमें से 121 और 122 इनकी चर्चा संसदीय विशेषाधिकारों के साथ हो चुकी है, और 118 इसकी भी चर्चा संसदीय विशेषाधिकारों के साथ हो चुकी है। हमने कहा था कि कुछ संसदीय विशेषाधिकार हैं जो अनुच्छेद 105 वहां दिए गए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि संसदीय विशेषाधिकार सिर्फ अनुच्छेद 105 में है। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 118 में भी है, अनुच्छेद 119 में भी है, क्योंकि वहां भी जो कुछ लिखा है वो संसद के सदस्यों को संसद के सदस्य के रूप में एक्सक्लूसिवली प्राप्त है। 118 कहता है कि वो अपनी प्रक्रिया के नियम खुद बनाएंगे। 119 कहता है कि वित्तीय कामकाज, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इसको निपटाने के लिए अलग से नियम ये बनाए जा सकते हैं। और आपका 122 एक विशेष प्रकार का अधिकार संसद के सदस्यों को दे रहा है। वो क्या कहता है? 122 कहता है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, इससे आपको किसी भी बॉडी की, किसी भी व्यक्ति की स्पेशल जो स्टेटस है उसका, उसकी विशेष परिस्थिति है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसीलिए एग्जाम्स में ये खूब पूछा जाता है। और चूंकि ये इन जनरल पूछा नहीं जाता, इसलिए आप इसको पढ़ते नहीं। इन जनरल पूछा नहीं जाता मीनिंग देयर बाय ये एलएलबी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, और आपकी आदत में है कि आप सिर्फ वही पढ़ते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। तो इंपॉर्टेंट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अनुच्छेद 122 एक स्पेशल अधिकार की बात कर रहा है। कहता कि न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता की प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर। यानी ऐसा नहीं है कि संसद की कार्यवाही को प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, वो तो रोज ही होता है, लेकिन आधार अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी होती है, आधार इलीगलिटी होते हैं, जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है, इससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कल कोर्ट में एक सज्जन इसी बात पर सिर्फ आलोचना कर रहे थे प्रोसिक्यूशन की आलोचना तो होगी, वो तो डिफेंस का काम है, लेकिन आप सिर्फ इस बात पर नहीं कर सकते कि साहब जो एफआईआर है वो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के आनी चाहिए। तो अव्वल तो ये टाइम मेंशन नहीं है। जो सेक्शन 157 सीआरपीसी कहता है वो टाइम मेंशन नहीं करता कि विद इन 24 आवर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आनी चाहिए, बल्कि ये लिखा है वहां कि यथाशीघ्र, शीघ्रता से, जितनी जल्दी हो सके। और अगर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहीं भी आई तो भी सिर्फ इसी बात से आपको कोई लाभ नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बात रखी वहां इसीलिए गई है कि यथाशीघ्र, शीघ्रता से मजिस्ट्रेट क्या आ जाए, ताकि थाने पर बैठा एसएचओ एफआईआर में कोई बदलाव ये न कर पाए, क्योंकि एफआईआर ये ऐसा पीस ऑफ एविडेंस है जिसमें स्थिति क्या होती है कि ये उस समय पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाती है जब अन्वेषण नहीं चल रहा होता है,
क्योंकि इससे अन्वेषण की शुरुआत होती है और इसमें कथन होते हैं जो पुलिस अधिकारी के समक्ष तो होते हैं किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं होते, क्योंकि अन्वेषण के दौरान तो तब होगा जब अन्वेषण शुरू हो जाए और जब एफआईआर दर्ज होगी अन्वेषण तो तब होगा, इसलिए पुलिस अधिकारी के समक्ष होती है। यानी जो कथन एफआईआर लिखाने वाला करता है लिखकर, क्योंकि कथन करने के दो तरीके, एक तो आप मौखिक करते हैं, दूसरा आप लिखकर करते हैं। जो कुछ लिखकर कर रहे हैं वो भी तो कथन ही है, कथन के अलावा तो वो कुछ नहीं है। तो एफआईआर में जो कुछ लिखा गया वो कथन है जो लिखकर किया है। किसने? एफआईआर कराने वाले ने। और वे कथन किस बारे में? सुसंगत या विवादक तथ्यों के बारे में। और वे किसके समक्ष किए गए? पुलिस अधिकारी के समक्ष। क्योंकि क्या लिखा है 154 में, whenever the SHO will receive the information in regard of the cognizable offense। तो आप जो SHO को इंफॉर्मेशन देंगे वो कथनों के माध्यम से देंगे ना, तो वो कथन आप किसके समक्ष कर रहे हो? पुलिस अधिकारी के समक्ष। लेकिन उस समय अन्वेषण नहीं चल रहा है, उस समय अन्वेषण की शुरुआत हो रही है और वो भी शुरुआत तब होगी जब आपके द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन थाने में राज्य सरकार के द्वारा इस निमित्त रखे गए रजिस्टरों में सुसंगत तौर पर दर्ज हो जाए, तब अन्वेषण की शुरुआत होगी। इसलिए आप जिस समय इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उस समय जो कथन कर रहे हैं वो पुलिस अधिकारी के समक्ष है किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं है। इसलिए एफआईआर का जो साक्षिक महत्व है वो 161 के अंतर्गत किए गए कथनों से अधिक है, क्योंकि 161 के अंतर्गत जो कथन किए गए हैं वो कथन सिर्फ उस साक्षी के जिसने वो कथन किए हैं न्यायालय में अभियोजन साक्षी के तौर पर आने की दशा में अभियोजन साक्षी द्वारा न्यायालय में किए गए कथनों का खंडन करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कचहरी में जो बचाव पक्ष के अधिवक्ता होते हैं वो पूछते हैं तुमने देखो दरोगा जी को ये बताया था और तुम यहां ये बता रहे हो, इसकी कोई वजह बता सकते हो? वो कहता हम कोई वजह नहीं बता सकते, फिर लिखाया जाता है। तो सिर्फ खंडन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसा 162 में लिखा है। 162 सीआरपीसी ये कहती है कि आप उस व्यक्ति के कथन जो उसने अन्वेषण के दौरान और पुलिस अधिकारी से किया, दो शर्तें, अन्वेषण के दौरान होना चाहिए और पुलिस अधिकारी के समक्ष होना चाहिए। दोनों शर्तें जब पूरी हो जाएंगी तब उन कथनों पर एक प्रतिबंध आ जाएगा। और वो प्रतिबंध क्या होगा कि वो व्यक्ति जिसके वो कथन है अगर अभियोजन साक्षी के तौर पर आता है तो उसके 161 में लिखे गए कथनों का उपयोग उसके वर्तमान कथनों का खंडन करने के प्रयोजन से किया जा सकता है। केवल इतना उपयोग, बाकी 161 के कथनों का कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जो कथन 164 सीआरपीसी के अंतर्गत रिकॉर्ड हुए वे कथन अन्वेषण के दौरान हैं किंतु पुलिस अधिकारी के समक्ष नहीं, वे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष हैं। जो कथन किसी पीड़िता ने डॉक्टर के समक्ष कर दिया वे भी अन्वेषण के दौरान है किंतु डॉक्टर के समक्ष है, डॉक्टर पुलिस अधिकारी नहीं। और जो कथन उसने एफआईआर में किए हैं वे पुलिस अधिकारी के समक्ष हैं किंतु अन्वेषण के दौरान नहीं, क्योंकि उस समय अन्वेषण शुरू होता है। इसलिए डॉक्टर के समक्ष किए गए कथन, 164 में किए गए कथन या एफआईआर, इनका जो उपयोग है साक्ष्य में साक्षी के संपोषण यानी उसके कार्बोरेशन, वो वर्तमान में जो कह रहा है
उसको समर्थन देने के लिए और उसका खंडन करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, जबकि 161 में जो कथन लिखे गए वो सिर्फ उसका खंडन करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं, समर्थन करने के लिए नहीं। यानी 161 में जो कुछ लिखा है उसका बचाव पक्ष उपयोग करेगा, लेकिन एफआईआर डॉक्टर के समक्ष या 164 में जो लिखा है उसका उपयोग अभियोजन भी कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि समर्थन भी हो सकता है, खंडन भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो कोई चीज अगर लिखी गई है और वो ठीक है जैसी लिखी गई वैसा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ इसी कारण से कुछ नहीं हो जाएगा। जिसे 157 कहती है कि आपको यथाशीघ्र एफआईआर को मजिस्ट्रेट के यहां भेज देना चाहिए, यथाशीघ्र, इसीलिए आप कचहरी जाते हैं। और आप कहां जाते हैं जब एफआईआर आपको चाहिए होती है? उस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता थाने पर होती है, कंसर्निंग थाने पर, उसके आप जाते हैं और वहां आपको एफआईआर मिल जाती है। तो वहां पहुंचती कैसे है? लिखी तो थाने में गई थी, तो इसलिए पहुंचती क्योंकि 157 ये कहता है कि आपका यथाशीघ्र, 24 घंटे नहीं कहता, पहली बात 24 घंटे नहीं लिखा है। हां ये जरूर लिखा है यथाशीघ्र, यानी जितनी जल्दी हो सके, लेकिन प्रक्रिया बनती काहे के लिए? एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। इस प्रक्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो मात्र इतना है कि एफआईआर शुद्ध रहे, एफआईआर की शुद्धता कॉम्प्रोमाइज ना हो, एफआईआर की शुद्धता प्रभावित ना हो जाए। ये सचो वहां बैठकर एक एफआईआर लिखी और फिर बाद में जब अन्वेषण शुरू हुआ, अन्वेषण में तथ्य जो मिले वो तथ्य एफआईआर में लिखी हुई बात के विपरीत, वे एफआईआर का समर्थन नहीं करते। आपने एफआईआर उठाई, बदल दी, ये न हो पाए इसके लिए ये प्रक्रिया बनाई गई कि वहां एफआईआर लिखेगी और फट से आप जितनी जल्दी हो सके उसे कोर्ट में भेज देंगे, ताकि अन्वेषण में जो तथ्य मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग एफआईआर को बदला न जा सके और एफआईआर एकदम शुद्ध रहे, ताकि जब ट्रायल चले तो एफआईआर में लिखे हुए कथनों का उपयोग ठीक ढंग से करके व्यक्ति की दोषिता अथवा निर्दोषिता का निर्धारण भी किया जा सके। तो अगर एफआईआर पहुंचने में लेट भी हुई, नहीं पहुंची, 1 महीने नहीं पहुंची, चलो, लेकिन आप ये दर्शित नहीं कर पा रहे कि अन्वेषण में मिले हुए तथ्यों के मुताबिक एफआईआर को बदला गया है, तो एफआईआर सिर्फ लेट पहुंची है, इस आधार पर तो आपको कुछ नहीं मिल जाएगा। तो प्रक्रिया अगर पालन नहीं भी हुई लेकिन सब कुछ ठीक हुआ है, ठीक है, जैसे काम होना चाहिए था वैसे नहीं किया गया, लेकिन काम तात्विक तौर पर जिस लिए किया गया, वह हर काम को करने का एक निश्चित उद्देश्य है ना, तो काम को तात्विक तौर पर जिस लिए किया गया था उसमें कोई गड़बड़ हुई नहीं, वो वैसे का वैसा ही है, काम बिल्कुल ठीक उसी उद्देश्य को समर्पित है जिस उद्देश्य को करने के लिए उस काम को किया गया था। हां, जिस ढंग से करना चाहिए था उस ढंग से नहीं किया, प्रक्रिया की इर्रेगुलरिटी है, तो इससे फर्क क्या पड़ा? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए आप हमेशा देखेंगे, चाहे सीआरपीसी हो चाहे सीपीसी, हर जगह आपको इस ढंग के उपबंध मिलेंगे कि कोई रिविजनल कोर्ट या कोई अपीलेट कोर्ट सिर्फ इस आधार पर कि मामले के विचारण में विचारण न्यायालय द्वारा प्रक्रिया संबंधी अनियमितता की गई, मामले के निर्णय को नहीं बदलेगा।
जब तक कि आप ये दर्शित न करें कि प्रक्रिया संबंधी अनियमितता बरती जाने के कारण इस मामले में वस्तुतः न्याय ही नहीं हो पाया, ठीक है ना, जब तक आप ये तय नहीं करते तब तक ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा कि इस पर्टिकुलर मामले में प्रक्रिया के अपालन से वस्तुतः न्याय ही नहीं हुआ। और इस बात को तय करने में कि वस्तुतः न्याय हुआ या नहीं हुआ, ये देखा जाएगा कि क्या आपने वो ऑब्जेक्शन जो अब आप रेज कर रहे हो, इसको उस अवसर पर पहली बार जब ये ऑब्जेक्शन रेज करने का मौका आपके पास था तो क्या रेज किया था, ये देखा जाएगा। क्योंकि अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा था, यानी आपको दिक्कत हो रही थी, तो डेफिनेटली आप पहली ही बार में आपत्ति दर्ज कराते, और आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये सबूत है इस बात का कि वस्तुतः आपको इस प्रक्रिया के अपालन से कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अंतिम उपबंध है और जो पहले भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अंतिम उपबंध था, दोनों में यही लिखा है कि वो साक्ष्य जो लिया जाना चाहिए था नहीं लिया गया, और वो साक्ष्य जो नहीं लिया जाना चाहिए था ले लिया गया। तो सिर्फ इसी कारण से किसी मामले में निर्णय नहीं बदलेगा जब तक कि आप ये शो ना करें कि जो साक्ष्य छोड़ दिया गया है यदि ले लिया जाता तो मामले का निर्णय ही बदल जाता। ये जो साक्ष्य ले लिया गया गलत तौर पर, उसे हटा दिया जाए तो मामले में इतना साक्ष्य ही नहीं है कि ये निर्णय जो रखा हुआ है ये किया जा सके। केवल तभी ये प्रक्रिया संबंधी गलतियां कोई प्रभाव देती है। तो बिल्कुल ठीक ढंग का उपबंध अनुच्छेद 122 है। अनुच्छेद 122 कह रहा है कि संसद में कोई काम ये किया गया, संसद की कोई कार्यवाही है, उसे जिस प्रकार चलाया जाना चाहिए था उस प्रकार नहीं चलाया। उसके प्रोसीजर के 118 में जो नियम है, क्योंकि 118 में क्या कहता है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन जो संसद की कार्यवाहियां हैं, वो संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाएंगे, ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उनके अनुरूप चलाई जाएगी। यह संसद कोई कानून बना दे उसके मुताबिक चलाई जाएगी। और जब तक यह नहीं होता तब तक भारत डोमिनियन, उसकी जो विधायिका रही है, उसकी कार्यवाहियां जिस ढंग से रेगुलराइज की जाती रही हैं उस ढंग से रेगुलराइज होगी। ठीक है, तो वो सारे नियम जो फॉलो होने चाहिए थे 118 के मुताबिक उस ढंग से फॉलो अप नहीं हुआ। लेकिन कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी हो, कोई इलीगलिटी हो, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ कार्यवाही में अनियमितता है, इरेगुलरिटी है, इस आधार पर किसी न्यायालय द्वारा संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता का परीक्षण नहीं किया जाएगा। ये बात तो सामान्य मामलों के लिए लागू है, तो कम से कम लेजिस्लेचर को यह अधिकार मिलेगा। लेकिन यहां अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी यानी असंवैधानिक बातों को कोई संरक्षण नहीं है और अवैधानिक बातों को भी कोई संरक्षण नहीं है, केवल प्रक्रिया संबंधी अनियमितता, बस इतना। यह होना चाहिए था कि लिखा यह प्रक्रिया के नियमों में कि शुक्र को प्राइवेट मेंबर बिल ये लोकसभा में आ सकता है, ठीक है, और राज्यसभा में भी शुक्र को ही आ सकता है। वो सोमवार को ले आए और सोमवार को ही पारित कर दिया, तो इसमें कौन सी खास बात हो गई? शुक्र को आता तो क्या हो जाता और सोमवार को आता तो क्या हो जाता? हां, अब बात हो गई कि बहुमत से पारित होना चाहिए, तो बहुमत था ही नहीं। अब बात हो गई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट उसे नहीं होना चाहिए था, वो है। संविधान के किसी उपबंध का मैंडेटरी प्रोविजन का पालन होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब है। उसको संरक्षण है भी नहीं।
अनुच्छेद 122 पहला आप देखेंगे कहता है संसद की किसी कार्यवाही की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। केवल प्रक्रिया की बात की, अन्य किसी बात की कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं। और कानून में सिर्फ उतना ही नहीं होगा जितना मना है, बाकी सब कुछ होगा ही होगा। तो केवल प्रक्रिया की अनियमितता इसके कारण प्रश्नगत नहीं होगा यह कहा, तो प्रक्रिया की अनियमितता इसके कारण प्रश्नगत नहीं होगा, बाकी सब आधारों पर होगा। और बाकी आधार इलीगलिटी है, बाकी आधार अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी है। अगर विधायिका की कार्यवाही में इन दोनों बातों में से कोई एक बात है तो बिल्कुल प्रश्नगत होगा, रोज होता है। अब यहीं पर सवाल उठ जाता है कि क्या हमारी संसद संप्रभु नहीं है? क्या हमारी संसद जो कुछ बनाती है, ठीक है, वो सब कुछ नहीं बना सकती? और क्या भारत की संसद इंग्लैंड की संसद से किसी भांति भिन्न है? क्या इंग्लैंड की संसद की ताकत भारत की संसद से ज्यादा है? और ये प्रश्न आपसे लगातार पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड एंड पार्लियामेंट ऑफ द, ठीक है, इंडिया। क्या हमारी संसद सब कुछ बना सकती है और क्या हमारी संसद सब कुछ नहीं बना सकती? हालांकि पढ़े लिखे टाइप के लोगों को गलतफहमी है कि संसद जो चाहे तो बना सकती है। और इनफैक्ट पढ़े लिखे टाइप के लोग, पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे टाइप के, ठीक है, वे संसद और सरकार इसमें भी भेद ये कर ही नहीं पाते। उन्हें सरकार राजा नजर आती है और उन्हें यह लगता है कि सरकार जो चाहे तो हो सकता। तो पहली जो बात समझने लायक है कि संसद कहां से शुरू होती है, अनुच्छेद 79 से लेकर और 122 तक, और सरकार कहां तक है, 51 से लेकर और 78 तक। सरकार का पार्टी अलग है और विधायिका का पार्ट बिल्कुल अलग है। कानून का निर्माण ये विधायिका की जिम्मेदारी है और कानून का संरक्षण और कानून का प्रवर्तन ये सरकार की जिम्मेदारी है। और कानून का अर्थान्वयन यानी कानून इनफैक्ट क्या कह रहा है और कानून के मुताबिक न्याय निर्णय ये जुडिशरी की जिम्मेदारी है। और जो केंद्रीय विधायिका उसका संगठन कहां से होगा, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, ठीक है। यहां सुप्रीम जुडिशरी ये बनेगी, बीच में अनुच्छेद 123 आएगा। ये न विधायी उपबंधों में शामिल है और न कार्यपालिकी उपबंधों में शामिल है, बल्कि अनुच्छेद 123 क्या कह रहा है, कार्यपालिका को एक विधायी प्रकार की शक्ति दे रहा है। अनुच्छेद 123 यह कहता है कि राष्ट्रपति उन समयों में जब कानून की जरूरत है और संसद के दोनों सदन चल ही नहीं रहे, तब अब कानून की जरूरत अनुभव होने पर अध्यादेश, ऑर्डिनेंस ये जारी कर सकते हैं। और इस अध्यादेश का जो जीवन होगा वो कितना होगा, 6 माह। 6 माह बाद वो अध्यादेश स्वयं अप्रभावी हो जाएगा यदि 6 माह से पूर्व ही संसद के दोनों सदन उसे कानून के तौर पर मान्यता नहीं दे देते। और आप जानते हैं एक साल में कम से कम 2 बार, मिनिमम 2 बार संसद के सत्र आहूत ही होंगे और 6 महीने तक अध्यादेश रह सकता है। इसके मतलब यह हुए कि अगर वाकई उस अध्यादेश को कानून बनाने की इच्छा ये होगी तो उसे संसद के सत्रों से पारित करा सकना प्रत्येक दशा में संभव होगा ही होगा। उसे संसद के सत्रों से पास न करा पाना, ठीक है, ये स्थिति हो ही नहीं सकती। तो अनुच्छेद 123 इसकी बात करता है। हालांकि इसका दुरुपयोग यह भी खूब किया गया, क्योंकि आप विधायिका में लाएंगे विधायी प्रस्ताव,
तो कानून की आलोचना करने का अवसर विधायिका के सदस्यों को प्राप्त होगा, भले ही सरकार बहुमत में होती है, पास करा ले, लेकिन फिर भी जिसे चक बोलते हैं वो तो होगी। तो इसलिए पूर्व की सरकारें जो कॉन्स्टिट्यूशन बचा रही हैं आज तक, आजकल उन्होंने इस टेक्निक का उपयोग भी किया। एक बार में जारी किया ऑर्डिनेंस, 6 महीने प्रभावी रहा, खत्म, दोबारा फिर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फिर 6 महीने प्रभावी। आपको क्या करना चाहिए था? आप संसद में लाते, अगर राज्य की विधायिका का मामला था तो राज्य की विधायिका में लाते, उसे पारित कराते, न पारित होता बात खत्म। लेकिन ये दुरुपयोग है चीज का। आपने क्या किया? आप 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस लाए, 6 महीने समाप्त हो इससे पहले ही आपने दोबारा फिर ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, फिर 6 महीने के लिए प्रभावी। जब ये स्थिति बनी, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। मुकदमे का नाम इस समय हमें याद नहीं है, शायद वाधवा करके, वाधवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद ये है, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन है, यथास्थान दिखा देंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और आपका ये जो कृत्य है ये डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के विपरीत, और आप ऐसा अर्थान्वयन ये नहीं कर सकते, और इसलिए तब उन्होंने उस पर रोक लगाई। तो आप देखेंगे कि पढ़े लिखे टाइप के लोग, उनकी मान्यता तो ये सरकार सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती, और ना ही विधायिका ये सब कुछ कर सकती है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट और भारत की पार्लियामेंट में फर्क यही है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ये संविधान की उपज नहीं है। भारत में पार्लियामेंट संविधान का क्रिएशन है, अनुच्छेद 79 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि भारत की एक संसद होगी, और खाली भारत की संसद के संबंध में ही कॉन्स्टिट्यूशन कहता हो ऐसा भी नहीं है। बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अनुच्छेद 124 कहेगा कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, तो उच्चतम न्यायालय भी संविधान से ऊपर नहीं है, वो भी संविधान से बाध्य है। यही फर्क है राम में और अन्य राजाओं में। राम उस मर्यादा को अपने लिए भी अनुभव करते हैं, जिस मर्यादा को वो एक सामान्य नागरिक के ऊपर लागू कर देना चाहते हैं, वही मर्यादा उनके लिए भी है। तो वो मर्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित करेगा वो उच्चतम न्यायालय के लिए भी है, और वही मर्यादा लेजिस्लेचर के लिए भी है, और वही मर्यादा उसका एग्जीक्यूटिव उसके लिए भी है, क्योंकि तीनों क्रिएशन किसके हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के। इसलिए लीगली हिंदुस्तान में संविधान सबसे ऊपर है, और जब तीनों उसी से, ठीक है, बने हैं, उसी का निर्माण है, उसी का क्रिएशन है, तो उसके अनुच्छेदों द्वारा प्रदत्त शक्ति का ही उपयोग करेंगे। उसके अनुच्छेद जो शक्ति नहीं देते उसका उपयोग नहीं कर सकते। और यही फर्क है, क्योंकि इंग्लैंड की पार्लियामेंट संविधान की उपज नहीं है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ये किसी संविधान से नहीं बनी है, इसलिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो चाहे सो कर सकती है। ठीक है, लीगली देखिए दो दृष्टिकोण होते हैं। एक दृष्टिकोण कानून का होता है, एक दृष्टिकोण नैतिकता का है, और एक दृष्टिकोण लोगों की इच्छा का है। तो ठीक है कि कानूनी तौर पर इंग्लैंड के पार्लियामेंट जो है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। कानूनी तौर पर इंग्लैंड की पार्लियामेंट की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है। इसके बाद भी
वो ऐसा कुछ नहीं करते जो लोगों की स्थापित मान्यताओं के खिलाफ हो। ऐसा वो कुछ नहीं करते। उनके यहां आप देखोगे जो पब्लिक लीडर्स हैं उनके जीवन में, और पब्लिक लीडर छोड़ो, उनका जो सामान्य नागरिक है उसके जीवन में भी आपको एक शुचिता दिखाई देगी। आपको एक चीज दिखाई देगी। हम तो टाइटैनिक पिक्चर देख रहे थे, हमें पिक्चरें देखने का शौक। तो जहाज का जो कैप्टन है वो सबसे अंत में जहाज से जाने की बात कर रहा है, वो खुद सबसे पहले कूद कर नहीं बैठ रहा। अंग्रेजी उनकी भाषा है, हमारी नहीं है। और वहां का नियम है लेडीज फर्स्ट। ठीक है, ये नियम किसका है? मेरा थोड़ी है, उनका है। और भाषा ये सामान्य जन में प्रचलित होती है और वहीं विकास पाती है। तो उनके ऊपर कानूनी बाध्यताएं कोई नहीं, लेकिन इसके बाद भी आपको वो एक नैतिकता का पालन करते दिखेंगे। और शायद यही कारण है कि उन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर राज किया है। हम इतने नीच हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, बातें तो बनाने में हमसे ज्यादा कोई, ठीक है, प्रवीण है ही नहीं। बातें हमारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम इतने नीच हैं कि एक भी नैतिकता का पालन, एक भी नैतिक सिद्धांत का पालन हम अपने जीवन में नहीं करते। कानून जो न्यूनतम नैतिकता, इसका अधिनियमन करता है कि कम से कम आपको इतना तो करना ही चाहिए। हमने आपसे कहा था कि मुसलमान वो भी है जो बुखारी वर्णित करते हैं, और मुसलमान वो भी है जो अबू हनीफा वर्णित करते हैं। अबू हनीफा सिर्फ इतना कहते हैं कि जो हज, रोजा, नमाज और ज़कात करता है, जिसका तौहीद पर विश्वास है, तौहीद यानी जो ये मानता है कि खुदा एक है और मोहम्मद उसके पैगंबर है, बस इतना ही काफी है मुसलमान हो जाने के लिए। और बुखारी एक उच्चतम मुस्लिम की बात करता है, जैसे राम पुरुषोत्तम है और बाकी सब सामान्य पुरुष हैं। मिनिमम आदमी में क्या होना चाहिए ये अन्य लोग बता रहे हैं, और पुरुषोत्तम में क्या होना चाहिए ये राम बता रहे हैं। तो बुखारी और अबू हनीफा के मुसलमान में यही फर्क है। तो कानून और नैतिकता, इसके बीच अंतर यही है। कानून सिर्फ इतना हो सकता है कि अकारण आप किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन नैतिकता कहेगी कि कारण भी हो तो भी नहीं मारेंगे, और मारना तो छोड़ो, उसका पोषण करेंगे। नैतिकता ये कहेगी, ठीक है ना। नैतिकता ये नहीं कहेगी, कानून तो सिर्फ इतना कहेगा कि जरूरत ना हो तो जीवों पर को नहीं मारना चाहिए। नैतिकता कहेगी नहीं, जीवों पर दया करो। तो नैतिकता ज्यादा बड़ी चीज है, और नैतिकता तो हमारे जीवन में छू के ही नहीं निकली, इसलिए हम में से किसी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है। लेकिन ऐसा हम में से शायद ही कोई हो जो नीच ना हो, जो नीच की परिभाषा में न हो। शायद ही हम में से कोई हो। वही कहते ना कि बुरा जो खोजन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ठीक है, तो शायद इंग्लैंड में इसीलिए वहां कोई लीगल बाध्यता नहीं है, कानूनी तौर पर कोई बाध्यता नहीं। दे कैन इनेक्ट वॉट एवर दे लाइक। इंग्लैंड की पार्लियामेंट वो सब कुछ इनेक्ट कर सकती है जो इनेक्ट करना चाहे, क्योंकि इंग्लैंड की पार्लियामेंट इंग्लैंड के किसी कॉन्स्टिट्यूशन की उपज हो ऐसा नहीं है। वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की उपज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की उपज है, इसलिए हिंदुस्तान में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन करके कुछ भी नहीं बना सकती। हां,
हिंदुस्तान की पार्लियामेंट और इंग्लैंड की पार्लियामेंट, दोनों की दोनों संरचना के दृष्टिकोण से समान प्रक्रिया से संगठित होती हैं। वहां भी चुनाव से, यहां भी चुनाव से, वहां भी उच्च सदन है, निम्न सदन है, वहां भी उच्च सदन अब लगभग इलेक्टोरल प्रोसेस से और नॉमिनेशन दोनों प्रक्रियाओं से संगठित होने लगा है। हमारे यहां भी लगभग प्रक्रिया वही है। निचला सदन दोनों जगह चुनाव इससे ही संगठित होता है। सरकार बनने की प्रक्रिया हमारे यहां भी समान है, वहां भी समान है। हमारे यहां जो स्थिति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की है, वो स्थिति उनके यहां राजा की है, सम्राट की है। लेकिन फिर भी हम में और उनमें फर्क है। हमारा जो कुछ है वो सब कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन है, और वहां पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन नहीं है। इसलिए लीगली जब हम कानूनी दृष्टिकोण से बात करेंगे तो कानूनी दृष्टिकोण से इंग्लैंड की संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो जो चाहे तो इनेक्ट कर सकते हैं। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो हमारे यहां वो कहां, जैसे अनुच्छेद 14 समानता के संवैधानिक अधिकार को ठीक है स्वयं में समाहित करके उसे एक अधिनियमित अधिकार का स्वरूप ये दे देता है। वैसे समानता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। डेमोक्रेसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध रक्षा का अधिकार ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। तो ये जो संवैधानिक सिद्धांत हैं हमारे यहां विभिन्न आर्टिकल्स में संग्रहित कर दिए गए हैं, और आर्टिकल्स को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ये घोषित कर दिया गया है। और चूंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधित करने की शक्ति के माध्यम से उनका संशोधन भी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज के संशोधन का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि चीज के मूल स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। वो मूल स्वरूप में रहे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट ये किया जा सकता है। यही संशोधन का मतलब होता है, और यही संशोधन और परिवर्तन इसमें अंतर होता है। ठीक है ना? परिवर्तन का मतलब ये बिल्कुल बदल देना, और संशोधन का मतलब है मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए, ठीक है, टाइम के मुताबिक जो एडजस्टमेंट होने चाहिए वो करना। तो संशोधन की शक्ति पार्लियामेंट को दी गई है, ठीक है, बदलने की नहीं। इसलिए हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं वे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट के तौर पर मान्य हो गए, और संसद उनको बदल नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि संविधान इसका क्रिएशन संसद है। ठीक है ना? और जब संविधान का क्रिएशन संसद है तो संसद संविधान को परिवर्तित कैसे कर सकती है? संसद संविधान को परिवर्तित नहीं कर सकती, हां संशोधित कर सकती। तो संशोधित का मतलब तो यह हुआ टाइम के मुताबिक एडजस्टमेंट। संशोधन का मतलब परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इंग्लैंड में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की उपज हो ऐसा नहीं है। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने जो संवैधानिक सिद्धांत हैं उनको विभिन्न अधिनियमों में मान्यता दी है। यानी वहां जैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो एक अधिनियम उन्होंने बना दिया, अधिनियम बनाया। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन संसद बना रहा है और कहता है कि संसद का संगठन ठीक है डेमोक्रेटिक वे में होगा, चुनावों से होगा। वहां संसद पहले है, और संसद कहती है कानून बनाकर कि लोकतंत्रात्मक पद्धति से निचला सदन संगठित होकर आएगा। तो वहां संसद सर्वोच्च हो गई, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च हो गया। ये फर्क आ गया। और जब संसद ने कानून बनाकर
ये कहा कि डेमोक्रेटिक वे में निचला सदन संगठित होगा, इसके मतलब संसद चाहे तो इस कानून को बदल भी दे। कानूनी तौर पर संसद की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कानूनी तौर पर वो बदल सकते हैं, लेकिन वहां पॉलिटिकली मीनिंग देयर बाय जनता का दबाव इतना महसूस किया जाता है कि वो इस चीज को छूने की कोशिश ये भी नहीं कर सकते। जिस दिन करेंगे तो जो करेगा वो लौटकर सत्ता का मुंह देखेगा ही नहीं। हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि संसद होगी, हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि निचला सदन चुनावों से संगठित होकर आएगा, और चुनावों से संगठित होकर आएगा, इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यह निकला कि चुनाव यही होगा, चुनाव के नाम पर नाटक नहीं होगा। इसका अर्थ तो यही निकला। श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके चुनाव को चुनौती दी गई। अच्छा, ये कौन तय करेगा कि आपका चुनाव ठीक है या आपका चुनाव ठीक नहीं है? ये तो न्यायालय तय करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी, इनके चुनाव को चुनौती मिली और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव अवैध घोषित कर दिया कि आपने गलत ढंग से चुनाव जीता है, और जब गलत ढंग से आपने चुनाव जीता तो आप लोकसभा की सदस्य नहीं रह गई। जब आप लोकसभा की सदस्य नहीं रह गई तो 6 महीने देश की प्रधानमंत्री आप रह सकती हो, ये ठीक है, रह सकती हो। संवैधानिक व्यवस्थाओं के मुताबिक 6 महीने तक कोई भी संसद के दोनों सदनों का सदस्य हुए बिना भी मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, रह सकती हो आप। लेकिन क्या नैतिकता क्या कहती है? नैतिकता क्या कहती है? एक व्यक्ति जिसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया हो, उसे प्रधानमंत्री देश का रहना चाहिए, ठीक है। मोरालिटी क्या कहती है? हमने कहा ना, हम नीच हैं, हम नीच हैं, हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देना तो छोड़ो, देश पर आपातकाल लगा दिया। इमरजेंसी उसी की उपज है 1975 की। और 39वां संविधान संशोधन कर दिया। पढ़ाएंगे अभी, जब संविधान संशोधन बताएंगे तब दिखाएंगे आपको वो। और उसमें क्या लिख दिया कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन को किसी न्यायालय में किसी भी आधार पर आगे कोई चुनौती दी ही नहीं जाएगी। यह संशोधन कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन यह हिम्मत यहां न सिर्फ दिखाई गई बल्कि किया गया ऐसा। और उसके बाद अगले ही 80 में इंदिरा गांधी ह्यूज उससे जीतकर भी आ गई। ये हमारे देश की समझ है, ये हमारे देश की समझ है। इसीलिए इंग्लैंड में पार्लियामेंट की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं, कानूनी तौर पर वो जो चाहे सो इनेक्ट कर दें, क्योंकि इंग्लैंड की पार्लियामेंट संविधान की उपज नहीं है। लेकिन वो पॉलिटिकल जो मोरालिटी है उसका पालन भी करते हैं। जो राजनैतिक नैतिकता है, न सिर्फ उसका पालन करते हैं बल्कि उसका बंधन अनुभव करते हैं। और वे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल जो उनके यहां सिर्फ अधिनियमों के माध्यम से लागू किए गए, और अधिनियम स्वयं संसद द्वारा बनाए गए हैं, तो संसद जब चाहे उन्हें बदल भी सकती है। लेकिन उन अधिनियमों को इस प्रकार संशोधित वे कभी नहीं करते हैं कि वे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को स्वयं में समाहित न करें। इस प्रकार से वे कभी उनमें कोई बदलाव नहीं करते। तीसरी चीज, इंग्लैंड में कोई प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं है, यानी कोई कोर्ट वहां संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम को, ठीक है, जो संविधान ही नहीं लिखत, भाई संसद स्वयं संवैधानिक सिद्धांतों को मान्यता दे रही है अपने अधिनियमों में, तो वहां जुडिशरी ये नहीं कह सकते
कि संसद के द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम अवैध है, ये नहीं कह सकती। हमारे यहां कह सकती है, और हमारे यहां कह सकती इसके बावजूद 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जैसे अमेंडमेंट हमारे यहां होते हैं, जिन्हें गैर संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित करने की जरूरत पड़ती है, वहां होता ही नहीं, बात ही खत्म है। वहां कोर्ट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह ही नहीं सकते, ठीक है। वहां प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू नहीं है, कुछ नहीं कर सकते कोर्ट। वहां कोर्ट सिर्फ इतना बता सकते हैं कि अधिनियम में यह शब्द प्रयुक्त है और इसका यह अर्थ है, लेकिन अगर उस शब्द का वो अर्थ हो ही नहीं सकता तो फिर कोर्ट यह भी नहीं कह पाएंगे। वहां कोर्ट को सिर्फ इतनी फैसिलिटी है कि अधिनियम में एक शब्द प्रयुक्त है और शब्द के 4-5 अर्थ लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से वो एक अर्थ को ग्रहण कर लें, भले ही उस अर्थ को ग्रहण करने की विधायिका की इच्छा न रही हो, ये हो सकता है। लेकिन अगर वो अर्थ हो ही नहीं सकता, जैसे खा ना खा लो, ठीक है, खाना खा लो एक साथ बोल दो, ठीक है, और फिर खा ना खा लो यानी खाने की बात ही, ठीक है, ना हो सके इसे खा लो, इसे ऐसे बोलो, ठीक है, तो अर्थ बदलते हैं, लेकिन इसके ये अर्थ हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो वहां कोर्ट्स क्या कर सकते हैं, कोर्ट सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अधिनियम में प्रयुक्त शब्द अगर 4-5 अर्थ अपने में समाहित कर सकता है तो उनमें से किसी एक अर्थ का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट वो अर्थ चुनना है जो हो ही नहीं सकता तो चुन ही नहीं सकते, यानी वहां कोर्ट की शक्ति संसद के आगे, ठीक है, वहीं तक है कि वे संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम का अर्थान्वयन कर सकते हैं, उसके मुताबिक न्याय कर सकते हैं, उसे असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकते। इसके बाद भी वहां कभी टकराव होने की स्थिति नहीं आती और सब कुछ ठीक चलता है। वह कानूनी तौर पर संसद की शक्ति प्रतिबंधित नहीं है। हालांकि अब एक प्रतिबंध आया है, वो प्रतिबंध क्या है कि इंग्लैंड ने यूरोपियन मार्केट में प्रवेश किया है। यूरोप के जो देश हैं उन्होंने एक कॉमन मार्केट बनाया है, ठीक है, यानी कोई देश ऐसे कानून नहीं बनाएगा कि दूसरे देश में उत्पादित सामान उनके जो घरेलू उत्पादन है उनकी तुलना में महंगा बिके। अगर ऐसा होगा तो उनका मतलब दूसरे देश में उत्पादित सामान, आप इंपोर्टेड सामान महंगा क्यों है? इंपोर्टेड सामान इसीलिए महंगा होता है क्योंकि उस पर ड्यूटीज, टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते हैं, ठीक है। अब जब ज्यादा लगाए जाएंगे तो वो सामान महंगा हो जाएगा, ठीक है। जो घरेलू सामान होगा, घरेलू जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा उत्पादित सामान होगा वो सस्ता होगा। करती क्यों है गवर्नमेंट ऐसा? अगर इंपोर्टेड महंगा नहीं रखेगी तो जो घरेलू इंडस्ट्री है ये तो खत्म हो जाएगी भाई, ये खत्म हो जाएगी, लोग इंपोर्टेड खरीद लेंगे और घरेलू इंडस्ट्री खरीदेंगे ही नहीं यहां से उत्पादित, तो ये खत्म हो जाएगी। इसलिए उसका दाम इतना बढ़ा देंगे टैक्सेस से, ठीक है, उसका दाम इतना बढ़ा देंगे कि अब आप मजबूरी में घरेलू खरीदोगे, ठीक है। तो जो कॉमन मार्केट बनाई है यूरोपियन कंट्रीज ने, उसमें उन्होंने ये चीज खत्म कर दी कि आप कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे कि एक देश में उत्पादित सामान अगर आपके देश में बिकने आता है तो वो महंगा हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे। यानी सबको समान अवसर रहेगा। हम आपके यहां बेचेंगे, आप अपना ठीक है, हमारे यहां बेचो, उस गुणवत्ता का बना तो पाओ भाई। तुम अच्छी क्वालिटी बनाओगे, हम खराब क्वालिटी का बनाएंगे, दाम दोनों के एक होंगे तो नॉर्मल आदमी अच्छी क्वालिटी का लेगा, ठीक है, या दाम बढ़ा हुआ भी होगा लेकिन क्वालिटी बेहतर होगी तो लेगा आदमी। तो इसको व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, इसे बढ़ाने के लिए वहां एक कॉमन मार्केट बनाया गया और एक सहमति बनी है कि अगर देशों में जो उस कॉमन मार्केट के मेंबर्स हैं उन देशों के घरेलू कानूनों में कुछ ऐसा होगा जो इस कॉमन मार्केट को संचालित करने के लिए बने कानूनों के विपरीत होगा तो वो ऑटोमेटिकली शून्य हो जाएगा। लेकिन यह बात सिर्फ वहीं तक सीमित है, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट पर यह शक्ति मानी जा सकती है
लेकिन फिर भी इन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये कहना ठीक है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट की शक्ति अप्रतिबंधित है, लीगली उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पॉलिटिकली वो प्रतिबंध स्वयं पर लगाते भी है और अनुभव भी करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। हमारे यहां लीगली पार्लियामेंट की शक्ति प्रतिबंधित है, लेकिन हमारे यहां पार्लियामेंट कभी भी उन प्रतिबंधित शक्तियों का पालन करने में इच्छुक नहीं दिखाई देती। ठीक है, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे इस बात को। और अब मजेदार यह है कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट ये हिम्मत नहीं कर सकती कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करे और ये अपेक्षा करे कि अगली बार जीत कर आएगी। हमारे यहां किया जा चुका है और उसके बाद ह्यूज मेजॉरिटी से जीत के भी आ गया। ठीक है, तो हमारे यहां तो मामला ही अजब है, ठीक है, गजब है यहां तो। ठीक, तो और यही चीजें जब हम पढ़ते हैं तो फिर हमें तो नफरत हो जाती है कि क्या बेकार की बात कर रहे हो, नाटक करते हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम तो सब कुछ वो कर चुके हो जो नहीं करना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो आप यहां पार्लियामेंट की कानूनी तौर पर शक्ति प्रतिबंधित, हां ये ठीक है कि हमारी पार्लियामेंट भी इस सीमा तक स्वतंत्र है कि संविधान उसे जिन विषयों पर और जहां तक विधायन की ताकत देता है वहां तक वे भी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जैसे हिंदुस्तान की कोई अथॉरिटी उन्हें यह नहीं बता सकती कि आप कौन सा कानून बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बता सकता कि आप इस विषय पर विधायन करें, उनकी मर्जी, करें ना करें। ठीक है, लेकिन वे उन विषयों के अतिरिक्त किसी विषय पर विधायन करना चाहें जो संविधान की 7वीं अनुसूची के जो 3 सूचियां हैं उनमें जो विषय दिए गए हैं उनके विधायन के विषय के तौर पर उनके अतिरिक्त किसी विषय पर विधायन करना चाहे तो नहीं कर सकते। लेकिन उस विषय पर अगर उन्होंने किया है और उस सीमा तक किया है जिस सीमा तक विधायन करने की शक्ति उन्हें संविधान देता है, तो कोई सुप्रीम कोर्ट उन्हें नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वो उस विषय पर कर रहे हैं विधायन और वे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो कानून लागू हो ऐसा कानून भी अनुच्छेद 246 के मुताबिक अधिनियमित कर सकते हैं। हिंदू लॉ किया है उन्होंने, आप पढ़ते हैं हिंदू लॉ की जो पहली लाइन है कि यह अधिनियम उन हिंदुओं को भी लागू है जो ऐसे क्षेत्र के निवासी नहीं हैं, निवासी नहीं हैं जहां यह अधिनियम लागू हो रहा है, लेकिन ऐसे क्षेत्र के अधिवासी हैं जहां यह अधिनियम लागू हो रहा है उन हिंदुओं को भी यह लागू। यानी इंग्लैंड का हिंदू जो मूल रूप से हिंदुस्तान में रह रहा है, अभी उसने इंग्लैंड की नागरिकता नहीं ली है, वहां पढ़ने गया है, नौकरी करने गया है, तो निवासी वहां का है जहां यह अधिनियम लागू नहीं है, लेकिन अधिवासी हिंदुस्तान का है, यानी मूल घर इसका यही है अभी, तो उस पर अधिनियम लागू है। इंग्लैंड में अगर वो शादी करेगा तो इंग्लैंड हिंदुस्तान न होने के बावजूद भी हिंदू लॉ ही उस पर लागू होगा। ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जिनका ऑपरेशन हो ऐसे अधिनियम भी संसद बना सकती है अनुच्छेद 246 के मुताबिक। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर भी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि स्वयं को दी गई शक्ति के भीतर भारत की संसद भी संप्रभु है, लेकिन स्वयं को दी गई शक्ति के भीतर, और वो शक्ति किसने दी? संविधान ने। इसलिए संवैधानिक जो मर्यादा है उसका वायलेशन नहीं कर सकती हिंदुस्तान की संसद। सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह सकता कि तुमने अमुक व्यक्ति या अमुक वर्ग इसके प्रति दुराव रखते हुए अमुक कानून बनाया है, भले ही बनाया हो, दुराव रखते हुए, जब तक कि वो कानून स्वयं किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का वायलेशन न करने लगे, जैसे समानता का वायलेशन कर दे,
जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उनके द्वारा अभिव्यक्त रूप से कहा गया है, उसका वायलेशन न करते हुए अगर संसद कुछ कानून बनाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता कि वह संविधान की भावना के विपरीत है या किसी व्यक्ति के लिए भेदभावकारी है, कष्टकारी है। भेदभावकारी है तो हो ही जाएगा, खैर अनुच्छेद 14 का वायलेशन हो जाएगा, लेकिन मेरे भाव को समझिए, मेरे शब्दों के, कि भले ही संसद एक व्यक्ति के प्रति दुराव रखते हुए कि तुम्हें हम ठीक कर देंगे इसलिए कोई अधिनियम बना दे, लेकिन वो अधिनियम अगर कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो अभिव्यक्त प्रावधान है उनका वायलेशन नहीं करता तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। इस आधार पर कि वो एक कठोर व्यवस्था निर्मित करता है किसी के लिए, किसी के प्रति मेलाफाइड इंटेंशन यानी दुराशय रखते हुए बनाया गया, उसे परेशान करने के लिए, इस सब का कोई मतलब नहीं है। भारत की संसद भी स्वयं को असाइन किए गए विषयों में पूरी तरह संप्रभु है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसे जितनी शक्ति देता है उस सीमा तक कानून बनाने की उसे स्वतंत्र शक्ति है और उसे कानून बनाने के लिए कोई निर्देशित नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि वह संविधान का क्रिएशन है इसलिए संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन वो नहीं कर सकते, और इसीलिए अनुच्छेद 122 में लिखा है कि कोई न्यायालय अनियमितता उसकी कार्रवाइयों में इसके आधार पर उसकी कार्रवाइयों की जांच नहीं करेगा, लेकिन असंवैधानिकता या इलीगलिटी का जिक्र यहां नहीं है। ठीक है ना। तो ये इंग्लैंड की संसद और भारत की संसद के बीच उसकी शक्तियों में अंतर है। आपका 122(2) कहता है संसद का कोई अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन संसद में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होंगे। यानी संसद की प्रक्रिया चलाने का और वहां व्यवस्था बनाए रखने का जिन लोगों को अधिकार दिया गया, किसे? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, इन सबको दिया गया है। ये वहां की व्यवस्था चलाने में जो निर्णय लेंगे उसमें किसी न्यायालय को कोई हक नहीं होगा कि हस्तक्षेप करे। जैसे आपने देखा था उन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, सस्पेंड कर दिया, लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। उन्होंने ये कहा होता कि आप संसद का सदस्य होने के अयोग्य हैं, तब हम करते। लेकिन संसद में व्यवस्था बनाए रखने के प्रयोजन से वो जो कुछ करेंगे तो उनकी कार्रवाई किसी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं होगी। ये 122 और 121 आप जानते हैं, उन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से उस न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले समावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी, अन्यथा नहीं। इसमें इसके पश्चात संसद के न्यायाधीश, ठीक है, इसमें इसके पश्चात उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जो प्रक्रिया विनियमित की गई है, जब वो प्रक्रिया चल रही हो तब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसका आचरण संसद में विवाद का विषय बनाया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये 121 कह रहा है। और आगे प्रक्रिया कहां दी, हम लोग अभी 124 देखेंगे, वहां आएगी। उच्च न्यायालय जब पढ़ना शुरू करेंगे वहां हटाने की प्रक्रिया आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिलेंगी और जो सारे आर्टिकल्स इसमें इसके पश्चात उपबंधित, इसलिए ये शब्द लिखे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट 120 कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और सबसे ज्यादा गलत होने वाला आर्टिकल है। संसद में जो भाषा है वो कौन सी प्रयोग होगी, ये अनुच्छेद 120 बताता है। अक्सर जब ये पूछा जाता है तो राजभाषा संबंधी जो उपबंध अनुच्छेद 348 के आसपास दिए गए हैं,
वहां का जो विकल्प पेपर में दिया होता है अक्सर उसे आप चयनित करते हैं सही विकल्प के तौर पर, जबकि वो बिल्कुल गलत होता है। संसद के संबंध में सारे प्रावधान यही हैं। इसलिए अनुच्छेद 120 ये बताता है कि संसद में भाषा कौन सी प्रयोग की जाएगी। कहता भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, भाग 17 वही राजभाषा संबंधी तो बंद होंगे, ठीक है, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। नहीं, 348 प्रीवेल करेगा। अगर वहां कुछ लिखा है कि ये हिंदी में ही होगा तो वो हिंदी में ही होगा, ठीक है ना। 348 प्रीवेल करेगा। लेकिन अगर 348 में कोई बात नहीं है तो 120, ठीक है ना। किंतु अच्छा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा, ठीक है। क्योंकि संसद के जो सदन हैं इनमें पढ़े लिखे नहीं बैठालने हैं, इनमें ज्ञानवान बैठालने हैं, या यूं कहें कि आपके मुताबिक पढ़े लिखे नहीं, सही अर्थों में पढ़े लिखे बैठालने हैं। और सही अर्थों में पढ़ा लिखा कौन है? जिसने जाना है। और जानने की प्रक्रिया अनुभव से गुजरती है। जानने की प्रक्रिया सूचनाओं को एकत्र कर लेने से नहीं गुजरती है। सूचनाओं के एकत्रीकरण से पढ़े लिखे होने का कोई संबंध नहीं है। इसलिए मेरे दृष्टिकोण से कबीर बेहद पढ़े लिखे आदमी हैं, और तुम्हारे हिसाब से जो बेहद पढ़ा लिखा वो हमारे हिसाब से अंगूठा छाप है, ठीक है ना। तो वहां पढ़े लिखे बैठेंगे सही अर्थों में, और सही अर्थों में जो पढ़ा लिखा होगा वो हो सकता अंग्रेजी जानता ही ना हो, ठीक है। वो तो लोकप्रिय नेता होगा, ठीक है। लोकप्रिय इसीलिए होगा क्योंकि लोगों के साथ उसके संवेदनशीलता के संबंध होंगे। तो हो सकता है ना वो हिंदी बोल पाए ना अंग्रेजी बोल पाए, वो बंगला बोले, वो उड़िया बोले, वो कन्नड़ बोले, वो तमिल बोले। तो ये लिखना पड़ेगा कि राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष हिंदी अंग्रेजी को छोड़कर अपनी मातृभाषा में भी उसे अभिव्यक्ति करने की जो स्वतंत्रता है, जो हक है, वो देंगे, ठीक है। ये 120 सबसेक्शन 1 और 2 कहता है जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो यह अंग्रेजी में शब्दों का इसमें से लोप कर दिया गया। तो संसद हर बार कानून बनाकर यह चीज बढ़ा ही देती है, ठीक है। अगर ना बढ़ाए तो इस संविधान के प्रारंभ से 15 साल पहले लिखा गया, अब बढ़ा दी मान लीजिए अवधि, तो वो अवधि जब समाप्त होगी तो अंग्रेजी में शब्दों का लोप हो जाएगा। फिर क्या रहेगा? हिंदी में या अपनी मातृभाषा में। लेकिन भाषा संबंधी जो उपबंध है वो अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 123 आपको बताया है। संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, उतना ही है। शेष चर्चा हम लोग जब एग्जीक्यूटिव की विधायी शक्तियां, क्योंकि अब हम लोग एग्जीक्यूटिव शुरू करेंगे, यानी सरकार, और सरकार के प्रमुख व्यक्ति राष्ट्रपति होंगे। और जब राष्ट्रपति की शक्तियों पर विचार करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति देश के प्रतीक हैं, वो सिंबल ऑफ नेशन है, और जब सिंबल ऑफ नेशन है तो उनकी शक्तियां सिर्फ कार्यपालिकी प्रमुख के रूप में नहीं है, वे संसद के भाग भी हैं, वे सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष भी हैं, वे न्याय के परम स्रोत भी हैं, न्याय के परम स्रोत हैं। यानी उन्हें क्षमादान संबंधी शक्तियां ये भी प्राप्त रहेंगी। वो सिंबल ऑफ नेशन है। सुप्रीम कोर्ट नेशन का है, विधायिका नेशन की है, एग्जीक्यूटिव नेशन का है, और वे नेशन के प्रतीक हैं। उनके बारे में ऐसा माना जाएगा मानो नेशन स्वयं मूर्तिमान होकर खड़ा है, और ये सब नेशन के हैं। तो जब वे नेशन के प्रतीक हैं तो उन्हें वे सब हक होंगे जो नेशन के अधिकरणों या नेशन के प्राधिकारियों को प्राप्त हैं। वे सब शक्तियां एक साथ उन्हें प्राप्त रहेंगी। जो सुप्रीम कोर्ट को शक्ति है वो भी उन्हें रहेगी, जो विधायिका को शक्ति है वो भी उन्हें रहेगी, और कार्यपालिकी जो शक्तियां हैं वे भी उन्हें रहेंगी। लेकिन वही बात होती है कि आपको शक्ति है, इसलिए आप
उस शक्ति का दिखावा करते घूमो। इसी सिचुएशन के लिए जो लोक भाषा है उसमें क्या कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, कि जब पानी आधा भरा होता है गगरी में तभी वो छलकती है, पूरी भरी हो तो नहीं। इससे राष्ट्रपति पूर्ण भरी गगरी हैं, वो सिंबल ऑफ नेशन है, इसलिए वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कभी नहीं करेंगे, ऐसा माना जाएगा। इसलिए उन्हें माफ करने की शक्ति तो ये नहीं कहेंगे कि होगा तुम्हें सजा दे दी हम माफ किए देते, नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर सजा मिली है सुप्रीम कोर्ट तक तो ऐसे ही नहीं मिल गई है। इस शक्ति का अगर प्रयोग करेंगे तो बहुत सोच समझ कर, और ये शक्तियां उन्हें दी क्यों गई, इसलिए कि एक्सेप्शनल सिचुएशंस ये हो सकती हैं कि ऐसे व्यक्ति से भी कत्ल हो जाए जिसका जीवन इतना उपयोगी हो कि उसके सामने वो कत्ल भी छोटा पड़ जाए, तो न्याय तो ये कहेगा नहीं फांसी ही होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट तो फांसी ही देगा। लेकिन जो नेशन है उसके हित में नेशन को स्वयं निर्णय करने का हक होना चाहिए, और नेशन एक अमूर्त संकल्पना है, मूर्त रूप में कोई व्यक्ति ही वो निर्णय करेगा, तो इसलिए राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियां दी गई हैं। तो जब राष्ट्रपति की शक्तियों पर हम विचार करेंगे तब एक बार अनुच्छेद 123 को दोबारा लेंगे और तब इस पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, ये आपका विधायिका आज समाप्त मानी जाएगी, विधायिका समाप्त मानी जाएगी, मीनिंग देयर बाय विधायिका संबंधी उपबंध कॉन्स्टिट्यूशन में समाप्त हो गए। अब कल से हम लोग कार्यपालिका इस आर्गन पर चर्चा करेंगे।